रहा है। लास्ट क्लास में हम लोग ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट कर लिए थे ना। कौन सा लेक्चर है ये? 12th है, 13 है। इसमें देखो अबव प्रिंसिपल तुम लोग को बता दिए थे, हुंड्स रूल बता दिए थे, हो गया था ना ये सारा चीज। यस सर, 12th लेक्चर है। और 12th है। तो अबव प्रिंसिपल हुंड्स रूल हो गया था। और ये स्टेबिलिटी भी हम लोग देखे थे कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 से 30 तक में जो हुंड्स रूल को फॉलो नहीं करते हैं। एक्सेप्शन किसमें किसमें आया था? कॉपर और क्रोमियम में, है ना। उसका रीजन भी हम लोग देखे थे। यस सर। हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड वाले क्यों ज्यादा स्टेबल होता है। अब इसमें एक बच गया था, उसमें पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये भी लिख ही लो। पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पॉलिश एक्सक्लूजन ये बताए भी थे तुम लोग को थोड़ा सा। तो ये क्या करता है? इट स्टेट्स दैट no two it states that no two electrons in an atom can have same set of all the four quantum numbers. ठीक है, ये बात समझ में भी आ रहा होगा कि कोई भी एटम में, किसी भी एटम में अगर ये बोल रहा है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होगा जिसका चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम हो जाए। तो चार क्वांटम नंबर थे, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो जैसे मान लो हम लोग 2p के इलेक्ट्रॉन की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। तो जैसे मान लो हमको पता है कि p सबसेल में जो है 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो मान लो 2p4 है यहाँ पे। तो हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद एक का पेयरिंग होता है। तो हम लोग मान लेते हैं ये वाला, ये जो ऑर्बिटल है, तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन तुम लोगों को दिख रहा होगा। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन का हम लोग चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर लिखने का कोशिश करते हैं और देखते हैं कि वो सेम आता है या डिफरेंट आता है। तो सबसे पहला वाला जो इलेक्ट्रॉन है जो अपवर्ड फेसिंग है ना, सॉरी, दो इलेक्ट्रॉन है इसमें, एक अपवर्ड फेसिंग है और एक डाउनवर्ड फेसिंग है। ठीक है, तो दोनों का हम लिख रहे हैं। तो पहले वाले का हम चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर लिख रहे हैं। एन इसके लिए क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि सेकंड सेल का है। एल का वैल्यू क्या हो जाएगा? एजीमुथल क्वांटम नंबर। पी सबसेल की बात हो रही है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर एल का वैल्यू 1। एम एल, अब एम एल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, तो अगर एल का वैल्यू 1 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 से +1 वैरी करेगा। तो मान लेते हैं ये ऑर्डर ऐसे ही ऑर्डर में है, -1 इसका है, ये 0 है और ये 1 है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो -1 वाले ऑर्बिटल में है, तो एम एल हो गया -1। और एम एस स्पिन, तो अपवर्ड फेसिंग को हम लोग एज्यूम करते हैं +½ ठीक है, तो इसका चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर हम लोग लिख लिया। उसी तरह अब हम लोग दूसरे इलेक्ट्रॉन का लिख रहे हैं जो डाउनवर्ड फेसिंग वाला है, सेम ऑर्बिटल में है, तो उसका भी लिखोगे तो n = 2 ही है, l = 1 क्योंकि p सबसेल में ही है, ml का वैल्यू -1 क्योंकि सेम ऑर्बिटल में है। लेकिन ms क्या होगा? ये सेम होगा क्या? नो सर, -½ होगा। हाँ, क्योंकि एक अगर अपवर्ड वाले को तुम प्लस लिए हो तो ऑब्वियसली डाउनवर्ड वाले को +½ नहीं ले सकते हो। अब ये -½ ही एज्यूम कर। ऊपर को अगर तुम माइनस लेते तो नीचे वाला ये प्लस हो जाता। तो यहाँ देख रहे हो ना, 3 क्वांटम नंबर तो एग्जैक्टली सेम आया, बट चौथे वाले क्वांटम नंबर में क्या आ गया? डिफरेंस आ गया ना। तो ये बोला जा रहा है कि अगर सबसे जो पॉसिबिलिटी है
इसी पॉसिबिलिटी में मतलब अगर सेम ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं तो उसी में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि 3 क्वांटम नंबर तक तो सेम हो सकता है, बट ऑब्वियसली फोर्थ वाले में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। अब इस अगर दूसरे ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करोगे तो उसमें तो तुमको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में ही डिफरेंस दिख जाएगा। समझ में आ रहा है ना? उसमें तो तीसरा वैल्यू तक सेम पहुंचेगा ही नहीं, 2 सेम रहेगा फिर तीसरे में डिफरेंस आ जाएगा। तो अगर सेम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रह पा रहे हैं, सेम ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका 3 क्वांटम नंबर तक तो सेम जाएगा, लेकिन फोर्थ वाले जब स्पिन क्वांटम नंबर की बात करोगे तो वो डिफरेंस आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ बोला गया है कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होगा जिसका कि चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम हो जाए। और इसी के बेसिस पे एक कंक्लूजन निकाला गया कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि तीसरा अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो तीसरा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से देखो 3 इलेक्ट्रॉन अगर रहता तो तीसरा वाला जो इलेक्ट्रॉन पुट करते तुम उसमें, या तो वो अपवर्ड होता या डाउनवर्ड होता, 2 ही स्पिन पॉसिबल है ना, या तो क्लॉकवाइज घूमता या एंटी क्लॉकवाइज घूमता। तो तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं हम उसको क्लॉकवाइज अगर एज्यूम करते हैं तो क्या होता, पहला वाला जैसे मान लो ये ऐसे है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन तो थे पहले से किसी ऑर्बिटल में, अब तीसरा वाला हम लोग ऐसे डाल दिए। अब इसमें क्या देखोगे, ये पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करेगा क्या? ये देख रहे हो कि 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे मिल जाएंगे जिसका कि चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम हो जाएगा, क्योंकि अगर ये भी अपवर्ड हो गया तो इसका तो स्पिन क्वांटम नंबर भी दोनों का मैच कर जाएगा। yes sir, करेगा या नहीं? ऐसा पॉसिबल है क्या? कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं हो सकता है जिसके कि चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम हो। इसलिए एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम बोला गया है कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। 2। 2 और वो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे अपोजिट स्पिन के साथ, एक अगर क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा वाला एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है? एक अगर प्लस हाफ एज्यूम करोगे तो दूसरा वाला माइनस हाफ। दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं घूम सकता, या दोनों को क्लॉकवाइज एज्यूम नहीं करोगे या दोनों एंटी क्लॉकवाइज नहीं हो सकता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। और 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिटल में नहीं रह सकता है। तो इसी के बेसिस पे कंक्लूजन आया था, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बेसिस पे ही ये बोला गया कि एन ऑर्बिटल कैन कंटेन maximum 2 electrons only। ठीक है, तो यही है पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बात समझ में आ गया ना? yes sir, चल, तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि अगर मान लो हम लोग अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो देखे थे वो सिर्फ हम लोग एटम का देखे थे, ठीक है, मतलब न्यूट्रल एटम का। अगर तुमको आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो उसमें कैसे लिखते हैं? जैसे मान लो हमको लिखना है Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, या फिर हमको Cu+ का लिखना है, या फिर हमको लिखना है Zn2+ का, ठीक है, या फिर Cr3+ का, ठीक है। तो ये आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं तो एक हम बताते हैं, बाकी सब तुम लोग खुद लिखना, ठीक है। तो आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए तुम लोग पढ़े होगे कि कोई भी न्यूट्रल एटम आयन कब बनता है। तो 2 टाइप के आयन होते हैं, एक पॉजिटिव आयन होता है, एक नेगेटिव आयन होता है। पॉजिटिव आयन वाले को हम लोग कैटायन बोलते हैं और नेगेटिव वाले को अनायंस बोलते हैं। तो कोई भी एटम आयंस में तभी बदलेगा आइदर वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा या फिर इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेगा तो कैटायन का फॉर्मेशन होता है, और इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर रहा होगा तो अनायन का फॉर्मेशन होगा। अब ये चीज यहाँ पे ध्यान देना कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन अगर लूज या गेन कर रहा है तो वो सिर्फ लॉस या गेन हो सकता है तो वो आउटर मोस्ट सेल से ही होगा। मतलब जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, पहले इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल से ही लूज या गेन होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर लूज भी होगा तो सबसे पहले आउटर मोस्ट सेल से ही निकलेगा, और गेन भी अगर हो रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो वो भी आउटर मोस्ट सेल में ही आएगा। बात समझ में आया? अगर आउटर मोस्ट सेल में, अगर मान लो कि आउटर मोस्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है किसी एटम का और उससे हमको 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो सबसे पहले तो आउटर मोस्ट सेल 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे। वो अगर निकल गया दोनों
उसके बाद ही अंदर वाले शेल में आना है। ठीक है, तो वही सारा चीज हम लोग यहाँ फॉलो करते हैं। तो आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए ऐसा नहीं कि पहले ही तुम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेना और उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन लिख देना, वैसे नहीं होगा। तो सबसे पहले आयंस में लिखने के लिए तुमको न्यूट्रल एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। ठीक है, जैसे जिस न्यूट्रल एटम से वो आयन बना हुआ है तो उसके न्यूट्रल एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक बता रहे हैं, बाकी तुम लोग खुद लिखना। Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है हम लोगों को। तो इसके पहले हमको Fe2+ लिखने से पहले हमको Fe का कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा, क्योंकि ये Fe से बना हुआ है। तो Fe का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम लोग 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। यही है Fe का कॉन्फ़िगरेशन, है ना। यस सर। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं Fe से Fe2+ बनने के लिए? कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे? 2। 2। तब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ऐसा नहीं है कि जो तुमको बाहर में दिख रहा होगा वही 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे 3D दिख रहा है उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है आउटर मोस्ट सेल से। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में जब लिख रहे हैं हम लोग, तो इसमें तुमको देख के पता चल रहा होगा कि इसमें आउटर मोस्ट सेल कौन सा दिख रहा है तुम लोगों को। सबसे बाहर वाला सेल कौन सा है? 4s2। क्योंकि यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ये 4 जो डिनोट करता है ये शेल नंबर डिनोट करता है। यहाँ साफ साफ हम लोगों को दिख रहा है कि 3 के बाद भी एक शेल है, फोर्थ सेल। भले ही इलेक्ट्रॉन एस में पहले चला जा रहा है फोर्थ के, बट फोर्थ सेल तो वो थर्ड के बाद ही रहेगा ना। समझ में आ रहा है? थर्ड शेल तो पहले अंदर यस रहेगा, वो सेकंड लास्ट सेल है, और उसके बाद फोर्थ सेल होगा। तो ये ऑर्डर लिखने का ये है। बट ऑब्वियसली जब हम लोग एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, अरेंजमेंट ऑफ शेल या फिर इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे एटम में, तो उसमें फोर्थ सेल ऑब्वियसली वो थर्ड सेल के बाद ही रहेगा, आउटर मोस्ट फोर्थ ही होगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा सबसे पहले तो आउटर मोस्ट फोर्थ सेल से ही निकालना है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है हमको। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग को आउटर मोस्ट फोर्थ सेल में दिख ही रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले निकलेगा। अगर इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर रहता, 3 इलेक्ट्रॉन मान लो निकालना रहता, तो 4s से 2 जाता, और उसके बाद हम लोग देखते कि अंदर वाले शेल में, अंदर वाला शेल है थर्ड। अब 3s 3p 3d, ये 3 होता है 3 में, थर्ड वाले में। तो इसमें ध्यान रखना कि S वाला जो होता है वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होता है, उसके बाद P आता है, उसके बाद D आता है। ठीक है ना, ये डिस्टेंस होता है। किसी पर्टिकुलर शेल में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो S जो सब शेल है वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होता है, उसके बाद P होता है, उसके बाद D होता है, और अगर F है तो वो D के बाद आएगा। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ तो 2 ही इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो तो 4s से चला जाएगा। तो 4s से चला गया तो Fe2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या बच जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब 4s में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, डायरेक्टली हम लोग 3d6 लिख सकते हैं। बात समझ में आया? यस सर। तो ये इसका आयंस का कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे नहीं कि पहले ही हम लोग टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लिए और उसके बाद लिख दे, वो गलत हो जाएगा। उस हिसाब से करते तो यहाँ पे फिर 4s2 3d4 हो जाता, जो कि Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल भी नहीं है ना। तो ये ध्यान रखना, पहले न्यूट्रल एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना, उसके बाद ही हम लोग इलेक्ट्रॉन रिमूव या ऐड करते हैं। उसी तरह यहाँ पे O2 का भी, O2- का भी एक लिख लेना। ठीक है, अब इसी में एक चीज ऐड कर देते हैं इन सभी आयंस के लिए। आयंस में हम लोग एक मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं, है ना, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है ना, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड है कि कोई भी आयन जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा या नहीं करेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है √n × n+2, और इसका यूनिट जो होता है ये bm है। ठीक है, यहाँ पे n क्या डिनोट कर रहा है? n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है,
कि उस आयन में कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और बीएम जो यूनिट है, ये बीएम का मतलब हुआ बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। एक्चुअली ये बोर ही दिया था फॉर्मूला, बोर मैग्नेटॉन, अरे सॉरी, तो ये इसको बीएम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। अब यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालना है। अब अगर मान लो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर जीरो हो गया, एन का वैल्यू अगर जीरो हो गया, तो हम लोग बोलते हैं अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाएगा तो मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगा, जिसको कि मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट देखोगे इसको हम लोग म्यू से भी डिनोट करते हैं। तो अगर एन का वैल्यू जीरो हो गया तो मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगा, है ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होने का मतलब क्या हुआ, वो स्पीसीज के अंदर कोई भी मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं आएगा। तो एन का वैल्यू अगर जीरो तो वो डाया मैग्नेटिक कहलाता है। जो आयंस है उसको हम लोग बोल देंगे डायामैग्नेटिक स्पीसीज या फिर डायामैग्नेटिक आयंस। लेकिन एन का वैल्यू अगर ग्रेटर देन वन हो गया, या ग्रेटर देन जीरो, सॉरी ग्रेटर देन वन नहीं, ग्रेटर देन जीरो, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर दिख गया, ठीक है, और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो मिनिमम अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया तो फिर उसको हम लोग बोल देते हैं पैरामैग्नेटिक। अगर जीरो से ग्रेटर हो गया एन का वैल्यू, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो वो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक ऐसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो ये एक्चुअली डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। डायामैग्नेटिक स्पीसीज को अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो अट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक है, मैग्नेट उसको पुल नहीं कर पाएगा, तो वो मतलब होता है। लेकिन पैरामैग्नेटिक स्पीसीज को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो वीकली अट्रैक्ट होता है, मतलब मैग्नेट उसको अपनी तरफ पुल कर सकता है। मतलब इसका ये मतलब हुआ कि जिस आयन के पास ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो फिर मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करेगा, इसलिए उनको डायामैग्नेटिक बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम लोगों को Fe2+ में निकालना था मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू का वैल्यू कितना होगा, तो सबसे पहले तो हमको निकालना होगा इसके लिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इस फॉर्मूले में हमको एन का वैल्यू चाहिए। तो एन कैसे निकलेगा, अब एन के लिए हमको इसका कॉन्फ़िगरेशन दिखना होगा। तो कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग देख रहे हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिल सकता है। 1s2 में तो मिलेगा नहीं, 2s2 में भी नहीं मिलेगा, 2p6 में भी नहीं मिलेगा, 3s2 में भी नहीं मिलेगा, 3p6 में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारे फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होता है जो कि अनपेयर्ड होगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे। लेकिन 3d6 जो है ये हम लोगों को दिख रहा है कि ये ना तो ये फुल्ली फिल्ड नहीं है, इसका मतलब हम लोगों को 3d6 से मिलेगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो 3d6 में हम लोग हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं कैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो डी में टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं, है ना। अब 3d6 में इसमें अगर हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग हमको 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन डालो, उसके बाद किसी एक एक्स्ट्रा बच गया है तो किसी एक इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग कर दिए। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, बोलो, हेलो। दिख रहा है दिख रहा है सर। कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 हाँ, 4 तो से इस केस में एन का वैल्यू आ गया 4। तो अगर मैग्नेटिक मोमेंट अगर तुम लोगों को निकालने बोला गया Fe2+ का, तो Fe2+ का मैग्नेटिक, Fe2+ का पहले नेचर पूछा जाएगा, ये डायमैग्नेटिक हुआ या पैरामैग्नेटिक हुआ, बताओ। पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। तो ये पैरामैग्नेटिक यहाँ से हमको पता चल चुका है। अब इसका अगर पैरामैग्नेटिक है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट म्यू का वैल्यू कितना होगा, तो म्यू का वैल्यू √n×n+1। तो इसके लिए n का वैल्यू हम लोग देख चुके हैं, 4 आया, तो 4 × 4 + 2, तो 4 + 2 ये 6 हो जाएगा, और इसका यूनिट क्या होता है, बोर मैग्नेटॉन।
ठीक है, मतलब हम लोग ऐसे बोलते हैं कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा उसका मैग्नेटिक बिहेवियर उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा, है ना, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड में। ये आ गया √24 हो गया। बात समझ में आया? बोलो। यस सर। ठीक है, तो अब √24 को बहुत सारे फॉर्म्स में लिखा जा सकता है, 2√6 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो वो देख लेना, वो उतना मैथमेटिक्स तुम लोगों को आता होगा। तो बात समझ में आया कैसे हम लोग आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, फिर आयंस का कैसे हम लोग मैग्नेटिक बिहेवियर प्रिडिक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और उसका फिर हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो एक का हम करके दिखाए हैं, है ना, Fe2+ का। उसी तरह बाकी सारे आयंस का तुम लोग पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, उसके बाद बताना है कि वो आयन पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, और उसका मैग्नेटिक, अगर पैरामैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है, क्योंकि डायमैग्नेटिक होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो सेम सारे आयंस के लिए करो। पहला वाला हम कर दिए, दूसरा, तीसरा, ये चारों आयंस का करो सेम। होगा या नहीं होगा? होगा सर। होगा चलो सर। फटाफट करो, लेट मत करना। सर सर मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा होल नंबर में ही आता है। मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ से होल नंबर में आ रहा है? नहीं, पूछ रहे हैं। होल नंबर कहाँ पे आ रहा है? यहाँ तो दिख ही रहा है तुम लोगों को। ये होल नंबर है क्या √24? नहीं। तो फिर कब बोले ऐसा हम कि मैग्नेटिक मोमेंट होल नंबर में आएगा? जो फॉर्मूला में पुट करो, जो वैल्यू आएगा वही हो गया मैग्नेटिक मोमेंट। उसमें थोड़ी कोई लिमिटेशन है कि ये हो सकता है वो हो सकता है। √n × n + 2 में पुट करो, जो वैल्यू आएगा वही मैग्नेटिक मोमेंट हो गया।
अब वो होल नंबर में आए, इंटीजर आए या डेसिमल आए, सारा एक्सेप्टेड है। हो गया सर। सारा हो गया। यस सर। चलो, किसी को कुछ पूछना नहीं है ना इसमें डाउट? सिंपल सा चीज है, इसमें कुछ तो ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फॉर्मूला सिंपल सा है, उसमें पुट करो। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ठीक है, नहीं है तो फिर डायमैग्नेटिक हो जाएगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। कभी कभी क्वेश्चंस में दिया रहेगा तुमको, अरेंज द फॉलोइंग स्पीसीज ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो तुमको ऐसे ही करना होगा। जैसे ये 4 या 5 आयंस दे देंगे और इन पांचों आयंस को तुमको अरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। तो फिर ये तुमको हर एक आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना होगा, उसके बाद ही कंपेयर करेंगे। ठीक है, यस सर। कोई डाउट है किसी को कोई भी आयंस में, या हो गया सारा सबका? किसी भी आयन में दिक्कत है निकालने में तो बताओ जल्दी से, एक बता देंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं है सर डाउट। किसी को नहीं है ना? पूछ रहे हैं आखिरी बार। नो सर। चलो, तो ये अगर क्लियर हो गया तो इधर वाला टॉपिक सब हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल्स वाले पार्ट में। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स तुम लोग को बताए थे, जैसे अभी हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। ऑर्बिटल्स मतलब एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है वो ऑर्बिटल के अंदर होता है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये है क्वांटम मॉडल पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, और क्वांटम मॉडल में इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह माना गया है। जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है या फिर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ये सारा जो है इलेक्ट्रॉन को एक वेव की तरह माना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह ट्रीट कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन को अगर वेव की तरह हम लोग ट्रीट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो उसका वो वेव की तरह चल रहा होगा। जैसे किसी ऑर्बिट की अगर हम लोग बात करें तो इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ऐसा एज ए पार्टिकल ट्रीट नहीं किया है ये लोग इस क्लास क्वांटम फिजिक्स में या क्वांटम मॉडल में। इसको एक वेव की तरह ट्रीट किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे वेव की तरह घूम रहा है इसमें। अब वेव की तरह अगर घूम रहा होगा तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर डेंसिटी बनता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, वो जो पूरा प्रॉपर वॉल्यूम जितना एरिया तो हम लोग नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो तीनों डायरेक्शन में होगा। तो प्रॉपर जो पूरा वॉल्यूम 3D होगा ये पूरा, ठीक है, 2 डायमेंशनल स्पेस नहीं है, ये 3 डायमेंशनल स्पेस है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो ये तीनों एक्सिस में होंगे, एक्स एक्सिस में भी होगा, वाई एक्सिस में भी होगा और जेड एक्सिस में भी होगा। ठीक है, तो ये तीनों स्पेस में होंगे। तो इसमें पूरा इलेक्ट्रॉन्स ऐसा स्फीयर टाइप का होता है ना,
स्फीयर देखे हो, उसमें लेंथ भी होता है, विड्थ भी होता है और थिकनेस भी होता है। तो वैसा ही कुछ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बनता है। तो ऑर्बिटल्स, उसमें ऑर्बिटल्स को 3D में कैसे डिफाइन किया गया है या फिर वेव मॉडल में कैसे डिफाइन किया गया है, तो एक्चुअली बोला गया कि ऑर्बिटल एक ऐसा 3D स्पेस है, मतलब किसी भी शेल में एक ऑर्बिटल ऐसा स्पेस होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने का प्रोबेबिलिटी जो होगा ना, वो सबसे मैक्सिमम होगा। क्योंकि हमको पता है कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जो एग्जिस्ट करता है वो ऑर्बिटल्स में ही एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे डिफाइन किया गया है कि ऑर्बिटल एक्चुअली एक ऐसा 3D स्पेस है किसी शेल के अंदर जहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि शेल में जो होता है सारे जगह पे इलेक्ट्रॉन तुमको इक्वल अमाउंट में नहीं मिलेंगे, है ना। कोई एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पे, या एक ऐसा पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है, जोन होता है, रीजन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने का प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्सिमम होगा। तो उसी रीजन को बोला जाता है या स्पेस को बोला जाता है ऑर्बिटल्स। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज थ्री डायमेंशनल, 3D मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस where probability of finding an electron is maximum। मैक्सिमम मतलब यहाँ पे नियरली 100%, ठीक है, एग्जैक्टली 100% की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब नियरली 100% होगा, ठीक है। तो उस स्पेस को बोला जाता है ऑर्बिटल्स। इसी का जस्ट उल्टा होता है ऑर्बिटल का, ये नोड होता है, ठीक है, नोड्स। ऑर्बिटल्स का जस्ट उल्टा वाला टर्म, ऑर्बिटल मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि वैसा स्पेस जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स नियरली 100% है ना। उसी का जस्ट उल्टा हो गया नोड हो गया। नोड हो गया मतलब नोड वैसा स्पेस हो गया वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, समझ में। ऑर्बिटल में हम लोग बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 100% है, तो नोड हो गया कि वैसा स्पेस किसी एक एटम के अंदर या किसी सेल के अंदर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने का प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 है, तो उसको हम लोग नोड बोलते हैं। तो द स्पेस वेयर, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं नोड को, ये भी 3 डायमेंशनल स्पेस ही होगा, द स्पेस वेयर probability of finding electron is 0। तो इसको हम लोग बोलेंगे नोड, ठीक है। तब हर एक ऑर्बिटल्स का शेप जो होता है ना वो अलग अलग होता है, ठीक है, वो शेप हम लोग देखेंगे। अब नोड एक्चुअली दो टाइप, यहाँ पे नोड के बारे में पहले डिस्कस ही कर लेते हैं। नोड के 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है, ध्यान देना। नोड जो होता है इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक नोड होता है एंगुलर नोड और दूसरा नोड होता है रेडियल नोड, ठीक है, रेडियल या फिर इसको स्पेरिकल नोड भी बोला जाता है। तो ये नाम से ही पता चल रहा होगा कि रेडियल मतलब वो क्या होगा, सेंटर के अराउंड, मतलब पूरा स्पेरिकल नोड होगा। अगर स्पेरिकल टाइप का नोड बन रहा है, स्पीयर टाइप का एक नोड बन रहा है, तो उसको हम लोग रेडियल नोड बोलेंगे या स्पेरिकल नोड बोलेंगे। अगर किसी पर्टिकुलर एंगल पे, मतलब सेंटर से किसी पर्टिकुलर एंगल पे जाने पे अगर हमको नोड मिल रहा है, तो उस टाइप के नोड को बोलते हैं हम लोग एंगुलर नोड, ठीक है। और सेंटर के अगर चारों बगल स्पीयर टाइप का जैसा एक नोड बन रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पेरिकल नोड या फिर रेडियल नोड, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है, एंगुलर नोड और रेडियल नोड में डिफरेंस क्या है। अब एक फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स निकालने का। किसी एक ऑर्बिटल में अगर तुमसे पूछ दिया तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स अगर निकालना है तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स का फॉर्मूला होता है n माइनस l माइनस 1। ये n हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर और 1 तो कांस्टेंट है। और नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इसका फॉर्मूला होता है l, है ना, सिंपली l।
जो एजिमुथल क्वांटम नंबर होगा वही उसका नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स होगा। अगर तुमसे टोटल नोड्स पूछा जाए, टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, तो टोटल नोड्स में क्या करोगे, रेडियल नोड और प्लस एंगुलर नोड्स, इन दोनों को जोड़ दोगे, यही है ना, क्योंकि दो ही टाइप के नोड है। तब इन दोनों को जोड़ो, रेडियल नोड है n-l-1 प्लस एंगुलर नोड है l, तो इसमें l और l कैंसिल आउट हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितना हो गया, n-1। तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हो। जैसे मान लो कि एग्जांपल दे रहा है, जैसे मान लो तुमको पूछा गया कि 3p ऑर्बिटल है, ठीक है, थर्ड का p सबसेल का ऑर्बिटल है, इसमें तुमको निकालना है रेडियल नोड्स कितने होंगे, एंगुलर नोड्स कितने होंगे और टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे। तो रेडियल नोड कितना हो जाएगा इसमें, तो फॉर्मूला पुट करो n-l-1, तो इसमें n का वैल्यू हो गया 3, l का वैल्यू p सबसेल है तो l का वैल्यू 1 और ये 1, तो नंबर ऑफ रेडियल नोड हो गया 1, है ना। एंगुलर नोड कितने हो जाएंगे इसमें बताओ, 1। क्योंकि एंगुलर नोड जो है ये किसके इक्वल है, एजिमुथल क्वांटम नंबर l के इक्वल है, तो यहाँ l का वैल्यू तो 1 है, तो एंगुलर नोड हो गया 1। और टोटल नंबर ऑफ नोड्स अगर पूछा जाए तो दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स ये क्या हो गया 1 + 1, ये 2, या फिर डायरेक्टली टोटल नंबर ऑफ नोड्स n-1 भी करोगे तो वही आएगा। देखो n का वैल्यू 3 है और -1 कर दो, ये 2, तो यहाँ से भी डायरेक्ट आ गया। या फिर रेडियल निकालो, एंगुलर निकालो और दोनों को ऐड करो, ठीक है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्वेश्चंस में पूछा जाता है नंबर ऑफ स्पेरिकल नोड बताओ कितना है, नंबर ऑफ एंगुलर नोड किसी ऑर्बिटल में, तो ये ध्यान रखना। तो नोड का मतलब समझ में आ गया, नोड एक ऐसा स्पेस है या एक ऐसा रीजन है किसी ऑर्बिटल में जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, इज 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0, है ना। अब देखते हैं हम लोग हर एक ऑर्बिटल्स का। एक्चुअली अपने सिलेबस में 3 ही ऑर्बिटल का शेप पढ़ना है डिटेल में, एस, पी और डी का, क्योंकि एफ का जो है वो बहुत ही हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, तो वो एक्चुअली अपने सिलेबस का स्कोप से बाहर है। तो एस, पी और डी, इन तीनों के ऑर्बिटल्स, जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं इन सभी का हम लोग शेप देखेंगे। सबसे पहले इसमें स्टार्ट कर रहे हैं शेप ऑफ एस ऑर्बिटल से। तो एस ऑर्बिटल का तुम लोग को एक डायग्राम भेजा गया होगा, उसमें देखे थे तुम लोग, यस सर। तो वो अगर देखे होगे तो उसमें एस ऑर्बिटल का शेप तुम लोगों को आइडिया लग गया होगा। Yes, एस sir. का ऑर्बिटल जो होता है वो स्पेरिकल शेप का होता है। शेप क्या होता है इसका, स्पेरिकल शेप। तो जो भी एस का ऑर्बिटल होगा वो स्पेरिकल होगा, है ना, ठीक है। तो ये एस के ऑर्बिटल्स ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। अब ये स्पेरिकल है, सर्कल नहीं है, तो स्पेरिकल है मतलब तीनों एक्सिस में ये होगा, ये एक्स एक्सिस भी है, 3D में है, ठीक है, इसको 2D मत समझना, और ये एक्स, ये वाई और ये जेड, तीनों एक्सिस में ये लाई कर रहा होगा। और ये ऑर्बिटल अगर स्पेरिकल है तो इलेक्ट्रॉन ये पूरा चारों तरफ तीनों एक्सिस में लाई करेगा, है ना। यस सर। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और सारे एक्सिस में होगा, एक्स एक्सिस में भी कुछ इलेक्ट्रॉन होगा, वाई एक्सिस में भी कुछ इलेक्ट्रॉन होगा और जेड एक्सिस में भी। तो इसमें कोई भी एक ऐसा प्लेन है, एक्चुअली हम लोग यहाँ नोडल प्लेन की बात करते हैं, तो नोडल प्लेन वैसा प्लेन है, प्लेन जैसे कैसे निकालते हो, जैसे दो एक्सिस के बीच में होता है प्लेन, जैसे हम लोग बोलते हैं एक्स वाई प्लेन बोलते हैं, या वाई जेड प्लेन बोलते हैं, या एक्स जेड प्लेन बोलते हैं, है ना। तो प्लेन जब भी बात करेंगे हम लोग तो किसी दो एक्सिस के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। तो यहाँ पे एस ऑर्बिटल में कोई एक ऐसा प्लेन हम लोग नहीं ढूंढ सकते हैं जहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल जीरो होगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन जो है ये सारे डायरेक्शन में अवेलेबल है, क्योंकि ये पूरा यूनिफॉर्मली जो है ये पूरा 3D में है और स्पेरिकल है। तो स्पेरिकल है तो ऑब्वियसली ये सारे डायरेक्शन में, सारे एक्सिस में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन तो है ही। तो ऐसा कोई भी रीजन नहीं होगा या ऐसा कोई भी एक्सिस नहीं होगा इसमें एस ऑर्बिटल में
या फिर ऐसा कोई भी प्लेन हम लोग ऐसा नहीं ढूंढ सकते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ही जीरो होगा। समझ में आया? तो इसलिए अगर यहाँ पे तुमसे पूछा जाए कि एस ऑर्बिटल में अगर कोई नोडल प्लेन है या नहीं है, तो क्या बोलोगे? है नोडल प्लेन या नहीं है? सर बोलेंगे नोडल प्लेन नहीं है इसमें। तो यहाँ पे नोडल प्लेन जीरो है, क्योंकि हमको एक ऐसा कोई भी एक ऐसा प्लेन हम लोग ऐसा नहीं ढूंढ पाएंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल जीरो होगा। कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो हर एक जगह अवेलेबल होगा इस ऑर्बिटल के अंदर, क्योंकि इसका शेप ही ऐसा है ना, स्फेरिकल शेप के होते हैं एस ऑर्बिटल, और एस में टोटल एक ही ऑर्बिटल है और वो ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होता है। तो ये पहला हो गया। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं शेप ऑफ पी ऑर्बिटल्स। पी के ऑर्बिटल्स का, पी सबसेल में जो ऑर्बिटल्स हैं उनके शेप कैसे होंगे। तो पी सबसेल में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि टोटल 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और तीनों का शेप जो है वो डम्बल शेप होता है। इसको हम लोग बोलते हैं डम्बल। डम्बल डम्बल वही यूज करते हो तुम लोग, जिम करते हो या नहीं? नहीं सर। नहीं सर। देखे तो होगे ना डम्बल, सुने यस होगे ना? सर। हाँ सर हाँ। हाँ, तो वही है डम्बल। ठीक है, वो उसी शेप का होता है। तो इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे, बीच में ऐसा ही होता है ना, Yes, sir. यस ऐसे। सर। ठीक है, तो ये एक्चुअली यहाँ पे ये मीट नहीं करता है, ये कन्वीनियंट के लिए हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। एक्चुअल जो होता है वो तो 3D में होता है, यहाँ पे तो दिखा नहीं सकते हैं। ठीक है, उसमें जो तुम लोग को 3D वाला भेजा गया होगा उसमें देखना, ये एक्चुअली यहाँ पे मीट नहीं करता, ये कुछ इस टाइप का आता है। 3D में देखोगे ये कुछ इस टाइप का आएगा, है ना, कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट होता है यहाँ पे। तो इसको हम लोग, ये अपीयर होता है कि ये बीच में मीट हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में मीट नहीं होता है। ठीक है, तो ये पी के ऑर्बिटल्स जो होते हैं, सारे पी के ऑर्बिटल्स डम्बल शेप के होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि डायरेक्शन अलग अलग होता है सबका। ठीक है, ओरिएंटेशन अलग अलग होता है। तो 3 ऑर्बिटल्स हैं, तीनों ऑर्बिटल्स का शेप जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंटेड होंगे। तो पी के जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं ना, इसको उनके डायरेक्शन के हिसाब से एक को px बोला गया है, एक को py बोला गया और एक को pz बोला गया है। तो यहाँ पे अगर तुमसे बोला जाए px का शेप अगर ड्रॉ करना है हमको, तो px के शेप में देखोगे कि ये कैसा हो जाएगा। px का शेप बताओ। तो ये जो डंबल होगा ना, ये x एक्सिस के अलोंग इंक्लाइंड होगा, तो इसको हम लोग px ऑर्बिटल बोल देंगे, है ना। तो ये हो गया px, ये x एक्सिस है हमारा, ये y एक्सिस है, तो ये px हो गया। इसी तरह py अगर लोगे, तो py शेप सिंपल है, मतलब जिस डायरेक्शन की बात करें हम लोग, तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इसमें py का शेप कैसा हो जाएगा, ये हो गया py। और pz अगर बोला गया तो pz का शेप कैसा होगा बताओ। तो Z axis किसके? पे होगा। जेड एक्सिस के अलोंग। तो वो क्या हो जाएगा, z एक्सिस के लॉन्ग ओरिएंटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एक्सिस भी चेंज कर सकते हो, बट यहाँ पे हम फिक्स रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये विजुअलाइज करना, ये एक्चुअली बोर्ड, ये जो स्क्रीन है इसके प्लेन के ऊपर होगा। समझ में आ रहा है? जेड एक्सिस कैसे होगा, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये एक्स अगर है, ये वाई है, तो जेड कैसे होगा, इसके बिल्कुल स्क्रीन के परपेंडिकुलर। विजुअलाइज कर पा रहे हो ना? यस सर। ठीक है, तो ये ऐसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये मान लो ये z एक्सेस है, तो ये इस तरह इस डायरेक्शन में, ये 2D में नहीं है, 3D में, मतलब उसके जस्ट वो ऊपर होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ड्रॉ करोगे, इसको पीछे एक्सटेंड करते हैं, तो ये कुछ इस टाइप का आएगा, है ना, Yes, sir. यस ऐसे। सर। तो ये हो गया pz। तो ये तीनों ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं। तो इसलिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में पढ़े होगे तुम लोग
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या चीज बता रहा था? वो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बता रहा था, है ना। तो यहाँ 3 ऑर्बिटल हैं, तीनों का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अलग अलग होगा, और तीनों का ओरिएंटेशन हम लोग देख रहे हैं। तीनों ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन क्या क्या है, सेम है या अलग डायरेक्शन में है? क्या है बताओ? हाँ, तो इसलिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ये ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पे बताओ नोडल प्लेन। इस केस में पी ऑर्बिटल्स में नोडल प्लेन होंगे या नहीं होंगे? अगर होंगे तो कितने नोडल प्लेन होंगे? मतलब तुमको ऐसा प्लेन ढूंढना है जिस प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल ही 0 हो। बताओ, नोडल प्लेन Yes, एग्जिस्ट sir. करेगा? करेगा। कौन सा? तो Y और px, Z। हाँ, px के लिए पहले बताओ। अगर px के लिए हम लोग नोडल प्लेन की बात करें तो कौन सा नोडल प्लेन आ जाएगा px के लिए? Y और Z। y और z क्या है? मतलब तो नोडल प्लेन सिंपल हम, सर सेंटर पे जो होगा वही होगा नोडल प्लेन। अरे हम पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, फिर हम प्लेन की बात कर रहे हैं। और प्लेन हमेशा एक्सिस से दिखाया जाता है। एक्सिस, किसी दो एक्सिस से ही प्लेन बनता है, जैसे एक्स वाई प्लेन होता है, वाई जेड प्लेन होता है। हम यहाँ क्या पूछ रहे हैं? नोडल प्लेन पूछ रहे हैं। सर YZ और XZ। वाई जेड और एक्स जेड? यस सर। वाई जेड में दो नोडल प्लेन होगा या एक होगा इसमें? एक्स जेड कैसे बोल रहे हो? एक्स एक्सिस के अलोंग तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन दिख ही रहा है पीएक्स में। तो एक्स जेड में तो एक्स जेड अगर लोगे तो उसमें तो ऑब्वियसली हमको पता चल ही रहा है कि एक्स एक्सिस के अलोंग तो इलेक्ट्रॉन है ही। तो 0 थोड़ी ना हुआ एक्स जेड प्लेन में, बिल्कुल 0 होना चाहिए। एक्स जेड में बिल्कुल 0 होगा क्या? बोलो, जल्दी बोलो। तो खुद सोचो ना, एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन तो लाई कर ही रहा है ना। तो एक्स एक्सिस का अगर जेड एक्सिस के साथ प्लेन लोगे तो ऑब्वियसली एक्स में तो इलेक्ट्रॉन है ही। तो एक्स जेड प्लेन अगर लोगे तो ऑब्वियसली उसमें तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही। तो 0 थोड़ी ना हुआ। यस सर। तो एक ऐसा प्लेन बताना है जहाँ बिल्कुल 0 हो। सर कौन सा वाई प्लेन? जेड जेड स्क्वायर। वाई जेड जेड स्क्वायर? क्या बोल रहे हो? जेड स्क्वायर क्या होता है? सर जेड और जेड दोनों को, इसलिए वाई जेड और जेड इंटू जेड। जेड इंटू जेड हो, सर सेम मतलब एक्सिस, जेड। तो प्लेन कैसे बनेगा? वो तो लाइन हो गया ना फिर। प्लेन नहीं पढ़े हो कहीं? सर YZ प्लेन में 0 हो सकता है। हाँ, तो सिंपली सिर्फ एक ही नोडल प्लेन होगा, और वो नोडल प्लेन कौन सा होगा? वाई जेड। क्योंकि वाई एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रॉन है नहीं यहाँ पे, और ना ही जेड एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ किसके लॉन्ग है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही है। तो वाई जेड प्लेन एक ऐसा हम लोगों को प्लेन दिख रहा है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी 0 होगा। तो उसको हम लोग वाई जेड प्लेन को एक नोडल प्लेन की तरह कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस केस में सिर्फ एक ही नोडल प्लेन होगा, वाई जेड। पी एक्स की बात कर रहे हैं। इसी तरह पी वाई में बताओ, पी वाई में XZ। एक्स जेड। कौन? तो यहाँ पे हो गया एक्स जेड। उसी तरह इसमें बताओ, पी जेड में। सर एक्स वाई। XY। हम्म, तो बात समझ में आया कि नहीं, कैसे नोडल प्लेन निकाल रहे हैं हम लोग? यस सर। तो ऐसा प्लेन तुम लोगों को सोचना है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो बिल्कुल 0 है।
तो सब में देखो पी ऑर्बिटल में अगर तुमसे पूछा जाए कि पी ऑर्बिटल्स में कितने नोडल प्लेन्स आते हैं, तो नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स कितने हो जाएंगे? सब में एक एक ही नोडल प्लेन है ना, यस सर। तो एक नोडल प्लेन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ये प्लेन जो है या नोड जो बन रहा है, इस नोड को क्या बोलोगे? स्पेरिकल नोड है या फिर एंगुलर नोड है? फिर नोड जो बना है, ये नोड किस कैटेगरी में आएगा? आइदर स्पेरिकल वाले में आएगा या एंगुलर वाले में आएगा? बताओ तो। हम्म, अरे बोलो। सर एंगुलर में आना चाहिए। पूछ रहे हो या बता रहे हो? हम बताने बोले हैं। हाँ तो सर एंगुलर होना चाहिए, क्योंकि स्पेरिकल तो ऊपर हम लोग देखे हैं, पूरा स्पेरिकल होना चाहिए। ये हाँ, डंबल शेप यानी बीच में कोई एंगल होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सेंटर से कुछ ना कुछ तो एंगल पे ही होगा ना। वो प्लेन की बात कर रहे हैं तो वो 90 डिग्री परपेंडिकुलर प्लेन ही होगा, तो ऑब्वियसली हम लोग 90 डिग्री के एंगल पे बात कर रहे हैं। स्पेरिकल थोड़ी है वो, सारे चारों डायरेक्शन में थोड़ी ना मिलेगा हमको। वैसा नोड है क्या यहाँ पे कि पूरा स्पेरिकल है? एक पर्टिकुलर एंगल पे हम लोग बात कर रहे हैं, नोडल प्लेन की बात कर रहे हैं, मतलब वो परपेंडिकुलर होगा, मतलब 90 डिग्री पे ही होंगे सारे प्लेन्स। सारे प्लेन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ना, 90 डिग्री पे हैं, क्योंकि तीनों एक्सियल प्लेन्स हैं ये सारे। तो ये क्या है, कौन से नोड की कैटेगरी में आ जाएगा? ये एंगुलर नोड। और नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला तुम लोगों को बताए थे। नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स किसके इक्वल था? एल। एल के इक्वल। तो इसमें देखो हम लोग टू पी का जो कैलकुलेट कर रहे हैं पी ऑर्बिटल्स के लिए, तो पी ऑर्बिटल्स के लिए एल का वैल्यू कितना होता है? पी सबशेल के लिए एल का वैल्यू 1। 1 होता है। तो सब में नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स कितने आ रहे हैं? 1 आ रहे हैं सब में, देख लो। यस सर। तो यहाँ से भी हम लोग वो कर सकते हैं। तो ये एंगुलर, एक्चुअली जो नोडल प्लेन बन रहा है उसको हम लोग कौन से नोड के कैटेगरी में रख सकते हैं? एंगुलर नोड के कैटेगरी में, क्योंकि ये स्फेरिकल नोड नहीं है, रेडियल नोड नहीं है, ये किसी एंगल पे नोड मिल रहा है हम लोगों को। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको एंगुलर नोड बोल देते हैं। बात समझ में आया यस या सर। नहीं? चलो, तो ये हो गया शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। ठीक है, इसके आगे बच गया है डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल ही हम लोगों को करना है, क्योंकि एफ तो पढ़ना नहीं है। एफ जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, वो हमारे स्कोप के बाहर है सिलेबस। डी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, इसमें यहाँ तक तुम लोग कर लोगे। इसके अब जो बचे खुचे क्वेश्चन है उसमें देख लेना। एक और क्लास लगेगा इसमें। ठीक है, डी ऑर्बिटल का शेप बताना है, उसके बाद श्रोडिंगर इक्वेशन बताना है। ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन भी डिटेल में नहीं करेंगे, जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है उतना सफिशिएंट है। ठीक है, बस बेसिक हम लोग को जानना है कि एक्चुअली वो क्या सिग्निफाई करता है। ठीक है, और उससे क्या क्या वैल्यूज निकलते हैं बस, और इक्वेशन कैसा होता है सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है एक बार तुम लोग उसको रीडिंग मारना। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन समझ में तो नहीं आएगा, ठीक है, बट एक बार पढ़ के रखना। ठीक है, वो पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक्चुअली वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। उसका अभी तक वो प्रूफ अभी तक चल ही रहा है उसका। ठीक है ना, उसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं। तो वो उसके एक टाइम डिपेंडेंट फॉर्म होता है, टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म होता है, तो उतना उसमें उलझना नहीं है। यहाँ तक जो जरूरी वाले क्वेश्चन है वो सब करो तुम लोग यहाँ तक ऑलमोस्ट, क्योंकि एक क्लास और लगेगा, नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तब तक तुम लोग क्वेश्चंस बना लो पूरे। सर पूछना था। हाँ पूछो, क्या है? 68 नंबर। तुम लोग ग्रुप में क्यों नहीं डालते हो क्वेश्चन? तुम लोग को सर बोलते हैं क्योंकि ग्रुप में। छोटा सा डाउट है, बस पूछना था। क्या डाउट है बताओ, जल्दी बताओ। क्वेश्चन है नहीं मेरे पास, बोलो क्वेश्चन बोलो। The wavelength associated with viral F local train having mass 100 into 10 to the power 3 kg moving with the speed of 23.76 km per hour is a Planck constant दिया हुआ है।
हेलो हेलो सर